तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्जा बाब हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्जा बाब साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। मुर्जा बाब साहब, असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद थे। खबरें आती हैं सिंध हुकूमत के खुश ना होने की, लॉकडाउन की सख्ती की, लॉकडाउन में नरमी की मुखालफत की। वो कह रहे हैं आप इजलास में तो ऐसा कुछ नहीं होता। आज NCC का इजलास था, कोई एक बात नहीं है जिस पर कोई डिसएग्रीमेंट हो, यानी कि ट्रेनें मजीद चलेंगी, फ्लाइट ऑपरेशंस खुल गए, टूरिज्म इस मुल्क में होगा। आप लोग कहते हैं लॉकडाउन सख्त हो, उसमें नरमी इस तरीके से ना हो, इजलास में कुछ नहीं कहते आप जब वज़ीर आज़म के साथ होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाजिब, मैं अब इसका क्या जवाब दूं? मैं जवाब दूंगा तो फिर किसी को बात शायद फिर नागवार गुजरे। देखें, नागवार क्या, सच बताइए। वो कह रहे हैं कि आप कोई मुखालफत नहीं होती तो बताइए, होती है या नहीं होती, आज हुई या नहीं हुई, आप लोगों ने की या नहीं की? देखिए, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। फेडरल गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव था कि फ्लाइट्स को ओपन कर दिया जाए और जो लोग पाकिस्तान दाखिल होंगे उनका कोई टेस्ट ना हो, सिर्फ स्क्रीनिंग करके उनको घर पर क्वारंटीन किया जाए। सिंध गवर्नमेंट ने इस राय से इत्तफाक नहीं किया। हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा ने कैटेगोरिकली सिंध गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव वफाक के सामने रखा। हमने कहा ये चीज़ गलत है, स्ट्रैटेजी गलत है, लोगों का टेस्ट होना लाजमी है। लोगों को जब तक टेस्ट पे रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव या नेगेटिव ना आए तब तक उनको निकलने की इजाज़त ना दी जाए, ये हमने रखा। ये टूरिज्म के हवाले से बहुत सारी बात की जा रही है। पंजाब गवर्नमेंट का कहना था कि टूरिज्म खोल दी जाए। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने और गिलगित बल्तिस्तान ने, आज़ाद कश्मीर ने इस बात से इत्तफाक नहीं किया। उन्होंने कहा जी गलत है, इस टाइम पर नहीं होना चाहिए। हालांकि ये दोनों, चाहे कश्मीर हो, चाहे गिलगित बल्तिस्तान हो, KP हो, ये टूरिज्म से बड़ा पैसा कमाते हैं, इनकी बड़ी लुक्रेटिव इंडस्ट्री है। वज़ीर आज़म ने तो इनका नाम भी लिया, वज़ीर आज़म ने तो इनका नाम भी लिया। आप कह रहे हैं कि इन दोनों ने मुखालफत की थी कि ना खोले, और पंजाब ने कहा था कि टूरिज्म खोल दें। आप किसी और से भी चेक करवा सकते हैं। मैं अपनी बात पर कायम हूं कि NCOC की मीटिंग में बड़ा कैटेगोरिकली ये रिक्वेस्ट पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से आई थी, बोजदार साहब की जानिब से आई थी, और बाकी गवर्नमेंट्स ने इस बात को रेजिस्ट किया था। तो फिर आज आप लोगों ने वैसे क्या कुछ लॉकडाउन में, कुछ सख्तियों में, कुछ SOPs में सख्तियों की कोई बात की चीफ मिनिस्टर ने? शादी साहब, देखिए, पहले तो मैं इस तासुर की तरदीद करूं पहले कि लॉकडाउन अब नहीं है। ये जो लोग कहते हैं लॉकडाउन में नरमी हो गई, लॉकडाउन में सख्ती हो गई, लॉकडाउन अब खत्म हो गया है। लॉकडाउन के हवाले से जो पहले फैसले किए गए थे वो ऑलमोस्ट 90% खत्म हो चुके हैं। अब कुछ ऐसी नेगेटिव सेक्टर है जहां पर अभी भी पाबंदी है, बल्कि बाकी तमाम चीजों को आपने खोल दिया है। तो ये जो बार बार मीडिया पर बात होती है कि लॉकडाउन हो गया, सख्ती हो गई, नरमी हो गई, लॉकडाउन इस वक्त पाकिस्तान में या कल से लॉकडाउन नहीं है। पहली चीज, SOPs के हवाले से वजीर आला सिंध ने 3-4 गुजारिशात वजीर आजम को की थी। पहली बात जो वजीर आला ने कही वो ये थी कि सूबाई हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को एक कॉमन नैरेटिव के साथ पब्लिक को एड्रेस करने की जरूरत है। पब्लिक को बताने की जरूरत है कि कोरोना वायरस एक रियलिटी है, एक खतरनाक रियलिटी है, और इस रियलिटी से निमटने के लिए हमें संजीदा होना पड़ेगा, वरना अदरवाइज नंबर्स इसी तरीके से खतरनाक अंदाज से बढ़ते होंगे। जो मुतजाद बयानियां आता है कि मैं कुछ कह रहा हूँ, PTI की लीडरशिप कुछ और कह रही है, इन चीज़ों को नहीं होना चाहिए। और वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट की कि सर आपको लीड लेने की ज़रूरत है। अगर आपकी सिंध की क़यादत ये काउंटर वर्जन आवाम को देती है, गुमराह करने की कोशिश करती है, तो आप ज़रा इसके ऊपर नोटिस लें, उसके ऊपर एक्शन लें। दूसरी बात, वज़ीर आला सिंध ने हेल्थ सेक्टर के हवाले से, मेडिकल प्रोफेशनल्स के हवाले से क्या इनको सिक्योर करने की जरूरत है फिजिकली भी, बिकॉज चूंकि लोगों के अंदर एक ये तासुर डेवलप हो गया है कि कोरोना वायरस तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो डॉक्टर या अस्पताल क्रिएट करें कोरोना वायरस को ताकि वो लोगों की जानों से खेल सके, जिसकी वजह से आपको कराची के अंदर वो अनफॉर्चुनेट वाकयात नजर आते हैं कि लोग जबरदस्ती अस्पतालों में आ जाते हैं और डॉक्टर्स को या मेडिकल स्टाफ को जदोकोब करते हैं। तो इसके लिए हमें बड़ा मुझे आखिर में जरा ये भी बता दीजिएगा कि 15 मई को आपने भी 5566 टेस्ट किए, फिर ईद की छुट्टियों में आपके टेस्ट की तादाद कम हुई। आज आप 31 मई को भी आपने 4100 टेस्ट किए, अब आप आज क्या 6000 से ऊपर आपने टेस्ट किए। यास्मीन राशिद साहिबा कह रही थी कि जी वो महंगा बहुत पड़ता है टेस्ट। असद उमर साहब कह रहे हैं भाई वफाक ने अरेंज करके दिए हैं, पैसे दे के दिए, पैसे का तो कोई मसला ही नहीं है इसमें। क्या पैसे आप लोगों को पड़ते हैं, क्या होता है इसमें? शादिब साहब, सिंध में आज की तारीख में पिछले 24 घंटों में 6279 टेस्ट हुए हैं, 6289। हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 6750। तो हम तकरीबन 95% हम अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी को
मीट कर रहे हैं। हमें टेस्टिंग किट्स की जो मेजॉरिटी है, जो हाई क्वालिटी मेडिकल किट्स थी, टेस्टिंग किट्स थी, वो सिंध हुकूमत ने खुद अक्वायर की थी, खुद खरीदी थी। बट कुछ किट्स हमें फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से भी आई हैं, हमें मिली हैं। इसके अखराजात सिंध गवर्नमेंट बेयर कर रही है। और मैं ये वाजे करना चाहूंगा कि सूबा सिंध के अंदर जो टेस्टिंग हो रही है वो लोगों के घरों पर जाके हो रही है। जो शख्स हमसे रुजू करता है, हमारी टीम उसके घर पर जाती है और फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट लिया जाता है। बहुत शुक्रिया मुर्जा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद थे। तीनों का वर्जन आपने सुना है टेस्टिंग के हवाले से। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। फ़रोग नसीम ने एक बार फिर से इस्तीफ़ा दे दिया और अब वो कल से सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस के खिलाफ समात में हुकूमत का मुकदमा लड़ेंगे। मगर जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त जमा करा दी है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि फ़रोग नसीम को बतौर वकील केस में पेश होने की इजाज़त ना दी जाए। इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अदालत फ़रोग नसीम को पेश होने की इजाज़त ना दे। फ़रोग नसीम का केस की समात से एक दिन पहले इस्तीफ़ा देना बदनीयती पर मबनी है। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फ़रोग नसीम इस केस में पेश होकर अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। फ़रोग नसीम का अमल आइन के मुनाफी और धोखाधही के मुतरादिफ है। हुकूमत के केस में बतौर निजी वकील पेश होना खुद सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। अब तकरीबन 3 महीने के बाद कल से सुप्रीम कोर्ट का 10 रुकनी बेंच दोबारा से जस्टिस काजी फाइज़ ईसा रेफरेंस के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत करेगा। इस समाअत से पहले 29 मई को जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने एक और जवाब जमा कराया था, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि 18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने इंतहाई तौहीन आमेज़ बयान दिया। ये अदालत पर हमला था। उस वक्त कमरा अदालत में वज़ीर कानून फ़रोग नसीम भी मौजूद थे, मगर उन्होंने अटॉर्नी जनरल को नहीं रोका, ना ही उन्होंने इस बयान से लाताल्लुकी का इजहार किया। इसके बाद अगले दिन यानी 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि वो अपने इल्ज़ाम को साबित करें या फिर अदालत से माफ़ी मांगे। इसके बाद 20 फरवरी को अनवर मंसूर ने अदालत से माफ़ी मांग ली और अपने बयान से पीछे हट गए। अटॉर्नी जनरल ने अपने बयान में ये नहीं कहा कि उन्हें ये मालूमात वफाकी हुकूमत ने नहीं दी, और ना ही उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ये बयान बगैर इजाज़त के दिया था। फिर उसके बाद सेक्रेटरी कानून ने अदालत को बताया कि अनवर मंसूर ने बयान बगैर इजाज़त के दिया। वफाकी हुकूमत ने ना तो इस बयान की इजाज़त दी, ना ही वफाकी हुकूमत को पता था कि अटॉर्नी जनरल ये बयान देंगे। इसलिए हुकूमत अनवर मंसूर के बयान से लाताल्लुकी का इजहार करती है। इसके बाद जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने अपने बयान में लिखा कि अनवर मंसूर ने बहुत से टीवी इंटरव्यूज़ में ये कहा कि उन्होंने जिन मालूमात की बुनियाद पर अदालत में बयान दिया था, वो मालूमात उन्हें हुकूमत ने फराहम की थी और उन्हें ये बयान अदालत में देने की बाकायदा इजाज़त दी गई थी। जिसके बाद वफाकी वज़ीर कानून ने अनवर मंसूर को झूठा भी करार दिया। ये तमाम इंटरव्यूज़ यूट्यूब पर दस्तयाब है। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने अपने जवाब में लिखा कि बदकिस्मती से अनवर मंसूर खान और फ़रोग नसीम ने अपनी और हुकूमत की साख को बर्बाद कर दिया। इन दोनों अफराद ने मेरे खिलाफ रेफरेंस तैयार किया, इसलिए 18 और 19 फरवरी को जो कुछ हुआ उसके बाद रेफरेंस तैयार करने वाले इन दोनों अफराद से पूछगछ की जानी चाहिए। अब ये एक अहम मामला है। कल देखते हैं कि इस समात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में क्या समात होती है, क्या फैसला होता है। फाइज़ ईसा ने फ़रोग नसीम के हवाले से एक और दरख्वास्त जमा कराई है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।